नवजोत रंधावा। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब के मलोट शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बीजेपी विधायक अरुण नारंग को गुस्साए किसानों ने पहले तो पीटा, उनके कपड़े फाड़े और फिर उनके मुंह पर कालिक पोत दी। पुलिस ने किसी तरह से भीड़ से उन्हें बाहर निकाला। बीजेपी विधायक के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन उस पर अब सियासी दंगल शुरू हो चुका है। हंगामा मचा, जिसके कपड़े फाड़े गए, जिन पर कालिक पोत दी गई, जिनके साथ हाथापाई की गई, वो अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग। विधायक के साथ समर्थकों की भी धुनाई की गई और जो ये सब कर रहे हैं वो खुद को आंदोलनकारी किसान कहते हैं। विधायक अरुण नारंग के साथ आंदोलनकारी किसानों ने जमकर बदसलूकी की, एमएलए को पीटा, कपड़े फाड़े। किसी तरह विधायक और समर्थकों को एक दुकान में बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद, नहीं तो विरोध के नाम पर क्या होता कहना मुश्किल। बेकाबू हालात का अंदाजा लगाइए। पुलिस को विधायक को बचाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेताओं को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला तब भड़का जब बीजेपी नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि किसानों को जब उनके पहुंचने की भनक लगी तो वो एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस घटना के विच जो देखने को मिला वो बहुत ही दुखदाई है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमला करने वाले कौन से, ये तो जांच ही जी है उस पता लग सकता कि कौन से। पर मैं समझदा कि यहो जी हिंसा जी है ये किसी भी संघर्ष नूं, किसी भी अंदोलन नूं हमेशा कमजोर करती है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया था। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों को छोड़कर इस बंद का बहुत असर नहीं देखा गया। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि सरकार किसानों के सब्र का टेस्ट ले रही है। पर सवाल उठता है कि कृषि कानूनों पर विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर गुंडागर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से पिटाई की गई है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी अब निशाना साध रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कोरोना के कहर के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में जहां आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दिल्ली की बात करें तो शादी समारोह के लिए गेस्ट की संख्या भी तय कर दी गई है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन से साफ इनकार किया। भले ही देश में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। महाराष्ट्र में तो हालात और बदतर हो गए हैं, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। देश में जितने कोरोना के संक्रमित मामले 24 घंटे में आए, उसमें से करीब 60% केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,726 लोग कोरोना से बीमार हो गए, जबकि 166 लोगों की जान चली गई। देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर in order of number of cases: पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं। महाराष्ट्र के इन्हीं हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने कई फैसले लिए। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन लागू है, जिसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की लापरवाही ने कोरोना वायरस के लिए आग में घी का काम किया है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि बीएमसी ने पिछले साल मार्च से लेकर अब तक मास्क नहीं पहनने की वजह से करीब 47 करोड़ रुपए फाइन के तौर पर जमा किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब मास्क नहीं पहनने वालों को 200 रुपए की जगह
500 रुपए फाइन देने होंगे। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को 1000 तक का जुर्माना देना होगा। नुसतं राज्य सरकार काय करतं, महानगरपालिका काय करतं असं बघण्यापेक्षा मी स्वतः काय करते, मी किती जबाबदारी घेते माझी, आणि माझी जबाबदारी ही जी संकल्पना आहे की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी या दायरेत राहिलो तर आपण धारावी सुद्धा कमी केली, धारावीकरांनी पण दाखवून दिलं की आम्ही हे करू शकतो। त्यामुळे जर धारावीकर करू शकतात तर सगळे करू शकतात। हालांकि सरकारी लापरवाही भी कम नहीं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज बेहाल हैं। यहां 24 घंटे में 54 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3600 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो गए हैं। जबकि नांदेड़ में संक्रमण से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शमशान घाट पर लाइन लग गई है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना ने बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1558 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में खुली जगह में होने वाले शादी समारोह में 200 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं है, जबकि बंद जगह में होने वाले शादी समारोह के लिए अधिकतम संख्या 100 की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, लेकिन लॉकडाउन के मूड में राज्य सरकार नहीं है। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था, लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भाई अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो फिर से कोरोना के पीक पर जाने के आसार बन जाएंगे। इसीलिए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क लगाने, 2 गज की दूरी समेत सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, नागपुर से योगेश पांडे, नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल चुनाव में पहले चरण का मतदान कल पूरे रंग में हुआ है, लेकिन जैसी पहले से ही आशंका थी, मतदान के दौरान हुड़दंग भी खूब हुआ। वहीं लात घूसे भी चले, पत्थर भी चले। कई पोलिंग बूथों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए गए, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के चक्कर लगाते नजर आए और एक दूसरे की शिकायतें भी की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में जैसी आशंका थी, कुछ उसी तरह का नजारा देखने को मिला। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जुबानी जंग से लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। जगह जगह ऐसी झड़पें देखने को मिली। कहीं बात कम में निपट गई, कहीं थोड़ा ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर कांधी में हुआ हमला। इस वक्त हम लोग कांथी के शवाजपुर स्कूल के पास हैं, संबोधि स्कूल के पास हैं। यहाँ पर सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी है जो भाजपा में कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किए हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई। और उनका आरोप है कि जब वो यहाँ पहुँचे, उनको खबर मिली थी यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस हुई। जब वो अंदर थे तब बाहर में उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। वो चोटिल है, उसको अस्पताल भेजा गया है और गाड़ी में भी पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का आरोप है कि कार पर यह हमला टीएमसी के नेताओं ने करवाया और सिर्फ कार ही नहीं तोड़ी, बल्कि कार के ड्राइवर को भी पीटा। हालांकि हमले के वक्त सोमेंदु कार में नहीं था। 11 बजे यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान नमिता दास, उसके हस्बैंड राव गोविंदो दास के नेतृत्व में 10-12 लोग बूथ के अंदर घुस के मैं क्यों आया हूँ बूथ में, इसके लिए वो पूछने लगे, स्लोगन देने लगे।
सीआरपीएफ पूरा एकदम चुप था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए, भीड़ एक जमा हुई, उनके साथ ही 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरे गाड़ी के साथ ऐसे किया। सालबोनी में एक वोटिंग बूथ के बाहर गरघेटा सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हो गया। पहले उन्हें धक्का दिया गया, फिर उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। ये सब हुआ सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में। किसी ने उन्हें बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जैसे तैसे सुशांत घोष अपनी जान बचाकर भागे। राज्य शासक दल छाड़ा पोलिंग एजेंट नहीं बसते देওয়া হয়নি। আর বাকি বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না সময়ের অপেক্ষা। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर हमले करवाने के आरोप लगाने की होड़ मची थी, जिसके लिए वीडियो सबूत भी पेश किए जा रहे थे। टीएमसी के मंत्री शशि पंजा ने ये वीडियो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर लाठी और धारदार हथियार लेकर बीजेपी कार्यकर्ता वोटर्स को डरा रहे हैं। बीजेपी पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, बीजेपी मतदाताओं को वोटिंग बूथ में घुसने नहीं दे रही। दूसरा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं। और तीसरा आरोप, टीएमसी को पड़ने वाले वोट वीवीपैट में बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। আমাকে কোনো ইয়েতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পোলিং বুথে আমার এজেন্টকে বার করে দিয়েছে, দেখাশুন সব এজেন্ট দিয়ে বার করে দিয়েছে। ওখানে ইভিএম মেশিনের উপরে আমার যে ছবিটা এটা সিম্বলের ছবি সেখানটাতে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत अचानक से कम हो जाने के मुद्दे पर भी टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कई जगह बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर बूथ में हंगामा करने के भी आरोप लगाए और फिर बात बढ़ते बढ़ते चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। सबसे पहले टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय अपने दलबल के साथ कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई, जैसे कि बूथ पर पोलिंग एजेंट्स की नई पॉलिसी पर। कारण যিনি প্রিজাইডিং অফিসার তার কাছে তো সমস্ত তথ্য বা কাগজপত্র নেই, সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে ফার্স্ট ফেজে যা হয়েছে সেকেন্ড ফেজ থেকে 8th ফেজ পর্যন্ত বুথের মধ্যেই অবস্থান করেন, বুথেই থাকেন, বুথের ভোটার তাকেই সেই বুথে এজেন্ট করার দাবি নিয়ে আমরা আজকে সাক্ষাৎ করেছি। टीएमसी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है और बीजेपी पीछे कैसे रह सकती थी। टीएमसी के पीछे पीछे बीजेपी के नेता भी अपने बंगाल इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में निर्वाचन दफ्तर पहुंच गए और टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाकर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे। टीएमसी ने पहले से मन बना के रखा था कि कंप्लेन ही करना है, इसलिए उन्हीं पूरी तैयारी रखा है। संगठन में प्रचार में कहीं नहीं दिखे उन लोगों ने, केवल सीएम अकेले घूम रही है और पांव दिखा करके वोट मांग रही है कि मेरे पैर टूट गए, मुझे वोट दीजिए। बाकी उनके कोई नेता कार्यकर्ता सब चुप बैठे हैं, मन से मरे हुए हैं और इसीलिए वो कंप्लेन करने की जो काम है वही निष्ठा के साथ कर रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी से लेकर हिंसा तक बंगाल चुनाव में कोई नई बात नहीं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अभी 7 फेज की पोलिंग बाकी है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को हराने में आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। पौलमी साह और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बांग्लादेश दौरे की, जो कि कल खत्म हो गया। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ कई अहम समझौते किए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन की नई डोज दे दी है और साथ ही रेल और सड़क मार्ग समेत परमाणु संयंत्र की स्थापना में भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। और उधर नायक शेख मुजीबुर रहमान दफन है, उस मिट्टी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देकर 2 मुल्कों के रिश्तों को मजबूती देने की एक कोशिश की है। बांग्लादेश भारत के लिए कूटनीतिक नजरिए से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में ये भाव हर कदम पर दोनों तरफ से दिखा। दोनों प्रधानमंत्री जब बातचीत की मेज पर पहुंचे तो गर्मजोशी साफ महसूस की गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।